अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये एक सियासी लड़ाई है, एक सियासी तनाज़ा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि इस तनाज़े को ख़त्म कैसे करना है। 2 साल किसी भी कौम की ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं। हम 76 साल के बाद जिस लड़ाई में पड़े हैं, ये लड़ाई बिलाशुबा पाकिस्तान को खोखला कर रही है, पाकिस्तान को निगलने के लिए बैठी हुई है। और किसकी तरफ देखा जाए, सियासतदानों की तरफ, अदलिया की तरफ, इदारों की तरफ, सब के सब एक एक करके ना सिर्फ इसमें फरीक बन रहे हैं बल्कि डिस्क्रेडिट भी हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। आज खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और इशारा किया था, उनको बताया था कि उनके ऊपर किस किस्म की जो है वो उनके साथ बीत रही है, किस किस्म की सूरत हाल का सामना है। उन्होंने अपने ऊपर डाले जाने वाले दबाव के हवाले से इल्ज़ामात लगाए और उस इल्ज़ामात की बुनियाद पर सबको मालूम है कि आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फुल कोर्ट बैठा और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दरख्वास्त करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। और आज समाअत में ये बात भी उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कही कि मुलाकात में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। लेकिन आज जब हमने देखा कि यकरुकनी कमीशन बनाया गया, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब उन्होंने सरबराही से पहले आगाज़ में उन्होंने एग्री किया, उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली। और उस दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर एक भरपूर किस्म का दबाव जो है वो क्रिएट हुआ। एक फ़ाइन लाइन डिफरेंस है अदलिया के हवाले से। अगर आप तनकीद करते हैं, आप उनके फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन कभी ना कभी हम वो लाइन भी बतौर मीडिया क्रॉस कर लेते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो अदालतें हैं उनको क्या मीडिया के दबाव में आकर वजाहतें देनी चाहिए, अपने फ़ैसले, अपनी समाअत जो है उसकी डायरेक्शन उस हिसाब से रखनी चाहिए कि मीडिया में किस किस्म का डिस्कोर्स चल रहा है, या फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली आइन और कानून की पासदारी करते हुए इस तमाम मामले को चलाना है। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है जो इस तमाम लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सवालात उठाए, वो सवालात इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई और यह भी कहा गया कि तासुर मिल रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना सिर्फ हो रही है और कहीं ना कहीं अदालत जो है वो उसमें शामिल है। क्या कहा अतर मिनल्ला साहब ने, ये क्या मुकालमा था, जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का। आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? डिड यू टेक दैट केस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? द अनफॉर्चुनेट थिंग इज एवरीवन नोज whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. मैं एक सेकंड नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing. जारी है और ये अदालत भी इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस है। ये रिमार्क्स जो हैं ये किस किस्म का इंदिया दे रहे हैं, ये हमें मालूम है कि 29 अप्रैल तक अब ये मामला जो है वो फुल कोर्ट में जाने का इम्कान है। क्या कुछ आज समाअत में हुआ, और हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता रोज़ रेशम नामी खातून जो हैं उन्होंने एक कुछ खतूत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे, उसमें ख़तरे का निशान मौजूद था, एंथ्रेक्स मौजूद था। और आज खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मिले हैं। खातून का नाम तब्दील हो गया लेकिन पैटर्न जो है वो वही नज़र आ रहा है। ये वो माहौल है जिसमें सवाल जो है बड़ा संजीदा है, और सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं उठा रही बल्कि बाकी सियासतदान, बाकी जमातों के सियासतदान भी सर पकड़ कर बैठे हैं कि इस मामले से अब निकलना है तो उसकी क्या सूरत होगी। हम्माद अजहर साहब जो गायब थे, मंजर आम पर मौजूद नहीं थे, उनको राहदारी ज़मानत मिली और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस टॉक की। उन्होंने कुछ इशारतन बताया, कुछ चीज़ें बताई कि वो किस सूरत हाल से गुजरे हैं, और साथ ही अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो उन्होंने बात की, ज़रा सुनिए।
तो उस दिन वैसे ही सफ़र कर रहा था और मुझे कहीं पे गुजरांवाला में पेट्रोल बम, अटक में दस्ती बम, पता नहीं क्या क्या, किसी जगह पे पिस्तौल मेरे पे डाली हुई है और क्या कुछ किया हुआ है। तो ये जो एक मजाक बनाया जा रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, अदलिया को, पूरी अदलिया को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना इस मुल्क पे फस्तायत के तारीख बादल छा जाए। या इस मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, लोगों से उनका जमहूरी हक छीन के और इंसाफ के दरवाजे बंद करके, तो आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? खुदा ना खास्ता अफरा तफरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आइन, कानून और जमहूर का एहतराम करें, अदालतों का एहतराम करें, अदालतों के जजेस का एहतराम, उनको डराने धमकाने से बाज आ जाए, जमहूर को, अवाम को डराने धमकाने से बाज। ऐसा कतन नहीं है कि कोई सियासतदान गलती नहीं कर सकता, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कोई सहाफ़ी जो है वो लाइन क्रॉस नहीं करता या वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, इसी तरह पॉलिटिकल वर्कर्स भी। लेकिन जब एक ही शख्स, उसके ऊपर एक मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे, एक ही दिन एक ही वाक़े में, अगर 9 मई है उसमें कोई भी शख्स मुलव्वस है और उसको सज़ा जो है वो ज़रूर दी जानी चाहिए, जो भी उसकी जुर्म की नौयत है। लेकिन ये गैर मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो फ़िज़िकली लाहौर में एक मुकदमे में इन्वॉल्व है, उसकी CCTV फुटेज या फिर वहाँ पर उसकी प्रेजेंस के सबूत मौजूद हैं, तो उसको फिर सरगोदा, खुशाब, अटक समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुकदमात में अगर नामजद किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसका रिमांड दिया जाएगा, तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसके ऊपर संजीदा सवालात खड़े होंगे। और इस दौरान तारिक फजल चौधरी साहब जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने भी बहुत ही अहम और पर्टिनेंट नुक्ता उठाया है कि इस सारे मामले में जो अदलिया है उसकी आज़ादी भी अहम है, कानून और इंसाफ भी अहम है, लेकिन अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाना और मीडिया पे इस किस्म की डिबेट जनरेट करना जिससे जजेस के ऊपर दबाव पैदा हो जाए, वो भी दुरुस्त नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या कहा, बिफोर आई इंट्रोड्यूस द पैनल, जरा सुन लीजिए। मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानात के जरिए जो अदलिया के फैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? क्या वो अदलिया को दबाव में लाना नहीं है? क्या वो अपने मनपसंद फैसले करवाने का अमल? और क्या होता है, आप एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत। पाकिस्तान में अदलिया बगैर किसी दबाव के काम कर रही है, अपने फैसलों के अंदर बिल्कुल आज़ाद है। पाकिस्तान की ये सियासी लड़ाई पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे के साथ भरपूर तरीके से जुड़ी हुई है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए साथ ही सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के, उस पर साइफर केस है इमरान खान साहब का, उन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अदील सरफराज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं सुनो TV के लिए। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अज़हर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, माहिर कानून भी हैं, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। आगाज़ में मैं बिफोर आई गो ऑन टू अज़हर सदीक साहब एंड जहांगीर जदून, मैं ज़रा आपके सामने एक मंजर जो है वो चाहता हूँ कि बड़ा इख्तिसार के साथ, अदील सरफराज आप कमरा अदालत में मौजूद थे, ये शायद बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा वाक़या है। 6 जजेस, हाजिर सर्विस जजेस, उन्होंने बैठकर ये ख़त लिखा। क्या माहौल था, क्या मंजरनामा था? आज कोर्ट के तेवर आपको क्या नज़र आए इस अहम तरीन मामले पर? सर, आज तो अगर हम बात करें समाअत के आगाज़ पर, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, वो हमें नज़र आया कि जो हाल ही या चंद दिनों में हुआ है, बिलखसूस इन 6 जजेस के लेटर आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग हुई, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना, उस तमाम पर हमें वजाहतें सुनने में आई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और तकरीबन पहले 50-55 मिनट तक चीफ़ जस्टिस ही बोलते रहे और उनके साथ एक मुकालमा जो चलता रहा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का था, जो रोस्टम पर मौजूद थे। और बारहा चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़े करने की कोशिश की गई कि क्यों कर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल साइड पर इस मामले को टेकअप नहीं किया और इंतज़ामी सतह पर पहले इसको टेकअप किया, और फिर कुछ गलत चीज़ें जो चली उस पर भी उन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इवेंचुअली मामला फिर दूसरी जानिब तब बढ़ा जब जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने भी आज एक अच्छी खासी वहाँ पर तकरीर की, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आपको याद होगा 2 साल कबल एक धमकी आमेज़ वीडियो बयान आया था और उस शख्स को, उसके ऊपर मुकदमा भी चला था, उसका उन्होंने हवाला दिया और काफ़ी अपनी बहस में आगे निकल गए। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको स्नब किया और उनसे कहा कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं, पहले आप अपनी हुकूमत से डायरेक्शंस लेकर आएँ, और जो आप बात कर रहे हैं कि इस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो मुदाखलत है वो होती रही है, और जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल होती रही है कुछ अर्सा कबल तक। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ये आज भी हो रहा है, और हमें इस बात से नज़र नहीं फिरानी चाहिए
जो कुछ भी आज हो रहा है हमें ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हो रहा है, इसको तस्लीम करना चाहिए कि आज ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने बहरहाल यहाँ पर इससे भी आगे बढ़कर यहाँ पर उन्हें ये कहा कि हमें अब बतौर इदारा अपना किरदार अदा करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस एक मौके पर रोका भी, मगर वो बात ज़रा मिसकंस्ट्रूड हो रही है। वो बात दरअसल ये थी कि जिस मुकदमे का हवाला दिया जा रहा था वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनसे मुतालिक बात ना हो, उस पर उन्होंने उनसे गुजारिश की थी और जस्टिस अतर मिनल्ला फिर आगे बढ़े थे। शायद वो ये तासुर भी देना चाहते थे कि उनकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ही शुड इंटरवीन। यस, और इसके अलावा भी जो जजेस साहिबान की अगर मैं बात करूं, 2 जजेस आज खामोश रहे हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच था, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली। दीगर जो 5 जजेस हैं उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस आई हैं और बड़ी वाज़ेह किस्म की हमें आज ऑब्जर्वेशन सुनने को मिली हैं। और जजेस साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा है उनको भी आप कह सकते हैं कि उनके हक़ में भी कुछ बातें, बिलखसूस सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो 6 ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने बड़ी हिम्मत करके एक ख़त लिखा है और तहरीरी शक्ल में अपने जो खदशात हैं उनका इजहार किया है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या आला अदलिया को एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस इस पर देना होगा और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना होगा ताकि ये बहस ख़त्म हो। और लेकिन इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कोई ना कोई ज़ाहिर है कि अदालत। बहरहाल मैं आपके पास वापस आता हूँ। जहांगीर जदून साहब, मामला शायद जो है वो अब बहुत संजीदा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ आपके इल्म में है, आपने देखा होगा इसकी लाइव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लोगों तक पहुंची। ये जो मामला अदील ने उठाया है कि जो वजाहत देती हुई सुप्रीम कोर्ट नज़र आई कि जुडिशल साइड पे क्यों नहीं टेकअप किया, तो कहीं ना कहीं ये तासुर नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि अदालत जो है वो मीडिया के पे जारी जो डिस्कोर्स है, जो आप और हम बैठकर गुफ्तगू करेंगे, इसकी बुनियाद के ऊपर मामले को आगे लेकर चलना चाहती है? शुक्रिया। नहीं दें इस मामले को देखें, अदालत अब कोई कहे कि उसको मीडिया का नहीं पता, मीडिया क्या कर रहा है या मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो ये बिल्कुल बात जो है एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। आखिर जो जजेस बैठे हुए हैं वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया भी देखते हैं, सारा कुछ इंटरेक्शन होता है, तो वो लाजमी दुनिया देखें ना चल रही है, तो वो जो व्यूज़ आते हैं लोगों के अपोजिट आते हैं उनकी फेवर में, वो लाजमी वो देख रहे होते हैं। तो जब इन्होंने गवर्नमेंट का एक, हालांकि उन्होंने वजाहत इसलिए दी कि गवर्नमेंट ने कमीशन नहीं बनाया था, बल्कि हमने ये 2 नाम सजेस्ट किए थे, क्योंकि अंदर की बातें तो नहीं पता था। मीडिया तो एक स्पेकुलेशन से भी चल जाता है ना, स्पेकुलेट कर लिया कि गवर्नमेंट खुद अपना कमीशन बना रही है। तो उसमें उन्होंने वजाहत दी, टोटल केस जो है उन्होंने री ओपन किया कि किस तरह मीटिंग हुई, किस तरह ख़त आया, किस तरह मैंने जजेस को घर में बुलवाया, इफ्तारी के बाद बातचीत हुई, सारी चीज़ उन्होंने बयान की। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी आप इस तरह देखें, मीडिया के अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका क्या इलाज होगा, अगर कोई फेक न्यूज़ चलाता है तो उसका क्या इलाज होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। उस दिन उन्होंने जो मीडिया का जो केस लगा हुआ था उसमें भी कहा है कि चलें, आप कहते हैं जी कि हम फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है या फ्री प्रेस पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप बताएं कि अगर किसी ने गलत खबर छाप दी है तो आप उसका क्या तलाश करते हैं या क्या सज़ा देना चाहते हैं उसको? क्या आपकी कोई प्रेस एसोसिएशन, क्या आपकी कोई जो मीडिया की बॉडी है उसके पास कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई मैकेनिज्म है कि अगर एक बंदा जो है वो गलत खबर चलाता है उसको क्या तदारक होना चाहिए? तो ये ऑब्वियसली देखें, जजेस भी तो इंसान है ना, वो मीडिया से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई ये बात कहे कि वो जो मैं नहीं हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो एक मौके के ऊपर जब उन्होंने चार्ज संभाला उसके कुछ वक्त के बाद हमने देखा एक समाअत में उन्होंने बताया कि वो मीडिया को बिल्कुल नहीं देखते। या मैं इस पे तो देखें ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो अपनी परसेप्शन है या मेरा अपना जो तजिया ये कहता है कि वो सब कुछ देखते हैं, तमाम जज देखते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं देखते, लेकिन उनके इल्म में होती हैं चीज़ें, हो सकता है खुद ना देखते हो, कोई बंदा रखा हुआ हो, लेकिन देखते हैं सारे जज, मीडिया से वो बाखबर रहते भी हैं। आजकल आप देखें ना, लोग आज अखबार टीवी आई, उनका हक बनता है ना, क्यों जज इस दुनिया में नहीं रहते। कोई खबर अगर लगती है, कोई आप खबर दे रहे हैं तो उनको पता होता है, उनको जो उन पे तनकीद करते हैं उनको भी पता होता है, जो उनको गालियाँ देते हैं उनको भी पता होता है, जो कुछ कर रहे होते हैं लोग, ये ना कि उनको नहीं पता होता, उनको पता होता है। आज फिर अतर मिला कि अभी जो आपने ऑडियो सुनाई है जो उनके रिमार्क्स है, तो उन्होंने कहा कि अब भी इंटरफेयर हो रही है, हमें पता है, हम ये नहीं कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। तो ये मतलब है कि वो आंखें उन्होंने खोली हुई हैं, उनको सब कुछ पता है जो कुछ हो रहा है। तो अब इसमें देखें ना, वो उन्होंने एक फुल कोर्ट का अंतिया दिया, बल्कि बना देंगे, तो अभी हमें इन पे फिंगर जो है ना वो नहीं उठानी चाहिए। अब लेट्स से कि चीज़ें मूव करें और इसका कोई हल निकल आए। सही। अजहर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जुदून साहब, अजहर सिद्दीक साहब, ये यकीनन लगता है कि ये सेकंड थॉट्स हैं जो अब हम कार्रवाई होते देख रहे हैं। मामला अब जो है वो जाएगा फुल कोर्ट की तरफ।
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत सारे लोगों का स्ट्रेट अप मौक़िफ़ ये था कि इस सारे मामले में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है फिल फॉर उसको एक फुल कोर्ट बनाकर इस सारे मामले को टेकअप करना चाहिए और एक आईनी अदालत के 6 जजेस जो है वो ये सारा मामला उठा रहे हैं, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। तो हम एक रुकनी कमीशन से फुल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास से होते हवाते जो है वो इस तमाम मामले के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये सेकंड थॉट्स जो हैं उसी की वजह से ये सारे डाउट्स क्रिएट हो। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते 3 साल बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया। आज आपने सुन लिया कि जब वो आग उन तक पहुंची तो उन्हें अंदाजा हुआ कि आग कितना नुकसान पहुंचा चुकी है। और उस वक्त भी जब ये वो जो इफ्तिखार साहब की जो धमकियां भेजती नहीं, हमने भी देखा था, धमकी को थी नहीं, पर जो कोई भी था मौका था पूरा उनके पास, हुकूमत रही उनके पास, कुछ नहीं किया। उसकी वजह क्या है? मौका परस्त यही होता है कि मौके की नजाकत के मुताबिक फायदा उठाते रहे। जस्टिस काजी भाई साहब एक दौर में इन चीजों का फायदा उठाते रहे और हमने देखा, आपको याद भी होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट छोटी मोटी बातों के ऊपर भी वो आज खुद नोटिस किस तरह लिया करते थे, मीडिया के हवाले से किस तरह वाइब्रेंट हुए, बड़ा जोर शोर रहा। और आज वही मीडिया शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अब सोशल मीडिया पसंद नहीं है, उन्हें अब अंदाजा हो रहा है कि नहीं, लेकिन बड़ी बात तो सच है, मगर है रुसवाई की कि आपको अब टाइम आपके पास, अब टाइम यानी बहुत वक्त गुजर गया है। पानी जो है ना पुलों के ऊपर से बहुत बह चुका है, उसके बहुत नुकसान हो चुके हैं। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये आपको याद होगा, जस्टिस जस्टिस बाकर जो वजीर आला सिंध रहे, ख्वाजा साद रफीक के केस में पहली दफा उन्होंने वो लिखा था और वो खुद भूल गए और खुद वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक सिंध गवर्नमेंट का साथ हिस्सा रहे। ये असूली तौर पर शुरू में लड़ाई या मामला थे एक जजेस के ग्रुप के, 2 जजेस के ग्रुप थे आपस में, एक दूसरे के साथ यही समझते रहे कि शायद ये जाती लड़ाई है। अब जब देखा कि वो तो पांव तक पहुंच गई है, ये तो सरों तक पहुंच चुकी है, तो अब आके तमाम इस मामले में बता दूं मैं आपको, इस मामले में अब जुडिशरी सारी इकट्ठी है। अल्लाह करे कि होश आ जाए। लाहौर हाईकोर्ट में मैं आपके पास ऐसी सी मिसालें दे सकता हूँ आपको कि जो ये ज्यादतियां होती रही हैं, मखसूस जजेस के पास केस लगते हैं, हम ख्याल बेंचेस यहाँ बैठते हैं, उनके अलावा केस किसी के पास जाता नहीं, और उनके पास केस चला जाए तो क्या हाल किया है। यानी इस अदलिया की तारीख में जो रोल अदलिया ने प्ले किया है और उसका नुकसान बड़ा इस मुल्क को हुआ है, अल्लाह करे कि अब होश आ जाए। और अब जब आग ये वहां तक पांवों तक पहुंची है और अब उन्हें एहसास अब हो रहा है, और अभी भी देर कर दी उन्होंने कि 29 अप्रैल में डेट ले गए, मैंने चाहिए थे डेट बहुत पहले रखनी चाहिए। और फुल कोर्ट का देखें, फुल कोर्ट हम नहीं कह रहे, फुल कोर्ट चले जाए, जस्टिस उमरताब इंदियाल साहब के दौर में चले जाएं, जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में चले जाएं। एक ही बहाना होता था PMLN का, पीपल्स पार्टी साहब का, हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल, आजम ताड़ा राज वजीर कानून है, बाकी कि जनाब हर केस में फुल कोर्ट बनाए, हर केस में फुल कोर्ट बनाए। तो फुल कोर्ट बननी चाहिए थी। यहाँ भी देखिए ना, एक बात और सामने आ गई, और जो वो बातें कहा करते थे, अल्लाह ना करे ऐसी बातें हो, लेकिन वो कहा करते थे नून लीग वाले कि जनाब जस्टिस काजी फाइज आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तरफ हमने देखा कि नवाज शरीफ जिसके पर अनमिनट सबूत थे, बड़ी आसानी से बरी भी हो गए और फैसले महफूज नहीं हुए। दूसरी तरफ हम देखते रहे हमारे फैसले कितनी देर महफूज रहे, और क्या क्या मामूली सा मामला भी क्या लेके चलता रहा। लेटेस्ट मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि इस सारे मसले की आड़ थी इंतखाबी निशान लेना। इंतखाबी निशान की वायरिस को चैलेंज किया गया, पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चैलेंज नहीं किया, ये चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। मैं तो वहां के 2 जस्टिस अली बाकर नजफी का बेंच था उसमें, और जस्टिस अली बाकर नजफी का बेंच ऐसा बेंच है कि उनके पास निगरान हुकूमत से लेकर अब तक उनके पास सारे अहम केस उन्हीं के पास लगते रहे। मैं आपको 20 केस ऐसे बता दूंगा, उसपे 29 फरवरी का केस फैसला महफूज किया हुआ है, वो सुना नहीं रहे। फिर एक और रेट फाइल की, उन्होंने कहा ये इकट्ठा सुनेंगे। जब अगले दिन बारी आई तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। उसके बाद फिर रेट लगी, वो बहस सुनी और उन्होंने कहा इस पे फैसला सुनाते हैं। फिर दोबारा कहा मुतफरक दरखास्तें दी, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जाकर बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये मैं सिर्फ एक मिसाल नहीं, मैं नाम है 7-8 जजेस है यहाँ पर कि जिनके पास सिर्फ मखसूस केसेस जाते थे, और ये जो आज हम हाल देख रहे हैं
मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, एक से गिरफ्तारी छोड़ के दूसरे पे गिरफ्तारी। आज तो एमपीओ का भी जिक्र आ गया ना कि एमपीओ क्या क्या, यानी आप ये सारा कुछ देखते नहीं रहे कि हम एक ही तरह की गिरफ्तारियां हैं। 9 मई का एक वाकया है, लाहौर भी हो जाता है, मियां वाली भी हो जाता है, पेशावर भी हो जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, और आप सारे के सारे केसों में मुलजिम है। ये हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि बुनियादी हकूक की वायलेशन क्या हो रही है, इसमें कोई सख्त एक्शन होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब देखते हैं अब जब सही। आग बहुत फैल जाए तो फिर समझ आती है कि आप इस आग को कैसे बुझाते हैं। ये सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ। बिफोर आई गो टू अदील, जदून साहब, आपने आई एम श्योर के वो लेटर पढ़ा होगा जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लिखा है, और उसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि ये जो 6 जजेस का मामला है ये जो आर्टिकल 209 है उसके परव्यू में नहीं आता, उसके तहत नहीं होना चाहिए, इसको डिफरेंटली डील होना चाहिए, जिससे ये बुनियादी तौर पे सवाल खड़ा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका फुल कोर्ट बैठा, 2 सिटिंग्स की, और उसके बावजूद जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है कि इस मामले को किसी एक रुकनी कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। यही वजह है कि मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई। नहीं, देखें, उन्होंने भी डिसीजन पहले एक्सेप्ट करके बाद में रिक्यूज़ किया है। अगर वो ना करते थे जब उनसे कॉन्सेंट ली गई है या जिस आदमी की उनके साथ मीटिंग हुई है इससे पहले, तो वो कह देते थे कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब वो उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दी है, फिर गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उन्होंने उसकी कॉन्सेंट देने के बाद ही उनको अपॉइंट किया है। फिर जब उन्होंने देखा है कि उनका बेटा भी हाथ लिखने वालों में शामिल है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अब जो है ना इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे ख्याल में अच्छा काम किया है। फिर वो रीज़न भी लिखती है जी कि इससे बेहतर है कि इसका जो मामला है वो 184(3) के अंदर उठाया जाए, और वो अब बात पूरी हो गई है। अब मेरे ख्याल में हम सब लोग जो है इस पे फोकस करें कि इस मामले को आगे चलना चाहिए और किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको पहुंचना चाहिए। वैसे अगर बहस पर बहस करते रहेंगे कि ये तारीख क्यों लंबी डाल दी है, छोटी क्यों नहीं डाली है, बेंच में ये कौन है, वो कौन है, देखें कुछ थोड़ा सा अपना ऑप्टिमिस्टिक रहें। अगर काम ठीक हो रहा है तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करें कि चलो अब फुल कोर्ट, तो हमने 1000 दफ़ा आगे कोर्ट में कहा था, उन्होंने कहा ये फुल कोर्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा था। तो इनको तो अभी मतलब है किसी ने दरख्वास्त भी नहीं दी है, उन्होंने खुद ही कह दिया है, हालांकि मुतालबा किया, इमरान खान ने जेल से मुतालबा किया है। मुतालबा तो करते रहते हैं लोग, ये फुल कोर्ट बनाएं, ये करें, वो करें, लेकिन उन्होंने कह दिया जी कि जो जज आज अवेलेबल थे इस्लामाबाद में, मैंने वो बेंच बना दिया है। और मेरे इल्म में, ज़ाती इल्म में है कि 2 बेंच जो है वो कराची में चल रहे हैं, एक लाहौर में चल रहा है, क्योंकि ईद की छुट्टियों के करीब जो है जज जो है होम स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ ही बेंच लगाते हैं। तो ईद के बाद अभी 10 दिन आपको पता है, फ्राइडे को लोग चले जाएंगे, तो मंडे को फिर नेक्स्ट मंडे अच्छा, को आगे चलेगा, कैसे चलेगा और कैसे चलना चाहिए, इन सवालात के ऊपर जाने से पहले अदील मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है, और जो तासुर आया कि गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात को भी बड़ा माइंड किया है जो 300 वकला का ख़त है? बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसको माइंड इस सेंस में किया है। वो कहते हैं कि अव्वल तो क्या ये वकला का काम है कि वो अज खुद नोटिस के लिए मुतालबे करते फिरें, और फिर उन्होंने कहा कि 300 से ज़ायद वकला ने कोई ख़त लिखा है, उस ख़त को ये ज़ाहिर किया गया है कि 300 से ज़ायद वकला ने लिखा है, मगर किसी एक के भी उसके ऊपर दस्तखत नहीं है। बेसिकली उनका मतम नज़र ये था कि वकला का जो काम है वो करें, वो ये एक्टिविज़म करके या अदालत पर ये प्रेशर डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि अदालत उनके कहने पर आज खुद नोटिस ले। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने यह वाज़े किया है कि मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं इस तरह के प्रेशर्स में नहीं आता जो सोशल मीडिया पर हो रहा होता है या ओवरऑल इवन वकला भी कर रहे होते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात यहाँ पर वाज़े की, उन्होंने कहा कि हम अगर वकला को देखते हैं जिनकी कदर करते हैं तो वो वकला तंजीमें हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, दीगर भी वकला हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, मगर जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद होते हैं तंजीमों की सूरत में तो फिर हम उनकी ज़्यादा कदर करते हैं। तो ये शायद उन्हीं को पैगाम था। अभी जहांगीर जदून साहब से आपने बात की इस मामले के ऊपर, जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का वो ख़त है, उसमें भी आज एक कंट्राडिक्शन आई है। बिल्कुल इन्होंने राइटली सो बात की कि पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत के अंदर ये बताया कि वज़ीर कानून लाहौर में गए जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी से मिलने, उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, काबीना का इजलास हुआ, काबीना के इजलास में TORs तय हुए, वज़ीर आज़म ने डायरेक्शन दी कि आप फौरी तौर पर जिलानी साहब को ये TORs भेज दें। उन्होंने वो TORs उनको भेजे, उन्होंने उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की भी बात की जो कर दी गई। उसके बाद उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया, जिस जगह पर सेक्रेटेरिएट बनना था फेडरल शरीयत कोर्ट उसको भी डिसाइड कर लिया गया,
उनको इजाफी स्टाफ देने की भी बात हो गई, मगर बाद अज़ां ये ख़त उनका सामने आ गया। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बात है। जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ज़्यादा उन पर बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये भी देखना होगा कि उन्होंने भी बीच में धार के जो तनकीद हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको ही एक तरह से उसको वो खातिर में नहीं ला सके और उन्होंने बैक ऑफ किया है। और चीफ जस्टिस ने भी आज शर्मिंदगी का इजहार किया है जस्टिस सदक जिलानी से कि उनके ऊपर जिस तरह की तनकीद की गई है। प्रोग्राम में सही सही। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। असर सदीक साहब मेरे साथ रहिएगा। जहांगीर जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तो बेंच की कंपोजिशन क्या होगी, और पहले 4-5 ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम तरीन मामले पर उठाएगी। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामला जो है वो उसको डिस्कस कर रही है, जो कि 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका ख़त और उसमें लगाए गए संगीन इल्ज़ामात। अजहर सदीक साहब 29 अप्रैल बाय 29 अप्रैल ये मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में अब फुल कोर्ट में सुना जाएगा। क्या 4-5 आप ऐसी चीज़ें समझते हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है कि सबसे बड़ी अदालत होने के नाते और जुडिशरी का पाकिस्तान की अदालत का फेस चेहरा होने के नाते ये की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेज हैं केस फिक्सेशन का मामले में और केस बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये वो वहाँ होना चाहिए। और साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हमने ये देखा है कि नैब की अदालतों के जज ट्रांसफर होना रखना, स्पेशल कोर्टों का, दहशतगर्दी की कोर्टों का, मेरे पास बेसिकली दर्जनों मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें इन्फ्लुएंस हुआ और बकायदा जजेस को ट्रांसफर किया गया। ये भी मैं रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान के केसेस अगर उठाकर देख लें, अभी ये सवाल किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपने छेड़ा तो पहला सवाल तो ये आ गया है। दूसरा सवाल ये है कि इन जजेस के ऊपर एक हमारी अदलिया की अपनी एक प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए कि जो बैठ के इन जजेस की टोटल प्रोटेक्शन कर सके, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रेशर है वो कम से कम उन तक ना पहुंच सके। यानी हमें क्या है, हमें इनकी सिक्योरिटी और सारे मामला पुलिस ही देखती है या देखती है नहीं, बिल्कुल कोई इतने मुश्किल काम नहीं है। इस काम के लिए एक स्पेशल फोर्स ऐसी बन जाए कि जो इनसे इंटरेक्शन, ये पहले बहुत फोर्सेस हैं, आप एक और फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए अपना ईसा नकवी साहब, उसके बगैर नहीं मसला हल होना। तीसरा अहम जो मामला है कि ऐसी कोई बात की मामूली सी भिनक अगर लगे, यानी ये आज वो कहते रहे कि चीफ जस्टिस उमर दयाल साहब का दौरा, तो उनको फरवरी 2024 में इनको भी तो खत लिखा था। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। ये और जो मुतलका चीफ जस्टिस हैं, उन चीफ जस्टिस, और ये एक और मैं बताता चलूं, और ये एक और साथ काम होना चाहिए कि ये हर महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक पूरी जुडिशल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए तमाम पूरे पाकिस्तान की हायर जुडिशरी की, को जहां ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हों, बैठकर ये सारी बातें डिस्कस कर सकें। और अगला जो है, अभी देखें ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला कैसे बनता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट खत लिखा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए अपना मिसकंडक्ट की, कि उन तक नॉलेज आया था, वो क्या करते रहे हैं, खामोश क्यों बैठे रहे हैं। और ये इसीलिए मामला वहां गया था कि जुडिशल कन्वेंशन इस पे आना चाहिए। और ये जो कि जजेस के कंडक्ट की बात है, जजेस के सारे प्रोसीजर की आर्टिकल 209 के तहत इसलिए लिखे, अभी तक हम समझ ही नहीं सके कि ये आर्टिकल 209 में क्यों गया भाई। वहां आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 के तहत ये लिखा हुआ है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में बात करनी होगा। फिर अगली जो बात है कि ये आप उठाकर देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक कमीशन तो लाजमी बनना है। उस कमीशन में जितने पॉलिटिकल केसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ के नहीं, आप पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लें, 8 सालों के अंदर ये सारा कुछ रख कर देख लें, आपको खुद अंदाजा होगा। नवाज शरीफ हमेशा जुडिशरी के फेवरेट चाइल्ड रहे हैं। इमरान खान के साथ जो ज्यादती हैं ये सारी हम देखते हैं। हम यानी आप अंदाजा तो लगा लें कि क्या ऐसा कोई आपने देखा कि जहां इमरान खान साहब नहीं थे 2018 से पहले जुडिशरी के फेवरेट चाइल्ड? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बिल्कुल नवाज शरीफ रहा है। अगर फेवरेट चाइल्ड ना होता तो कमजोर प्रोसिक्यूशन ना होती। मैंने इमरान खान साहब का पूछा है। नहीं, देखिए अभी तो हम देख रहे हैं, देखें लेट्स बी फ्रैंक, देखें अभी तो हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि बड़ी सख्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पे भी,
लेकिन एक वक्त तक जो है वो हालात उनके लिए बड़े बड़े सूटेबल थे, बड़े कंफर्टेबल हालात थे। मैं ईसा नकवी साहब, मैं चूंकि मैं अब जुडिशरी के मामलात में, पब्लिक इंटरेस्ट में, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इश्यू में इतने अरसे से देख रहा हूं, ये मुझसे पूछें आप, नवाज शरीफ हमेशा से, वजह क्या है, अब देखें पीपल्स पार्टी यानी पीटीआई से पहले अगर उठाकर देखें, यानी इन्होंने क्या कहा, जजेस जब जजेस इन्होंने भर्ती की इनके कभी नहीं हुआ, यानी वो चाहे अल जहाद ट्रस्ट ले लें, शरफ अफरीदी केस ले लें, मुनीर भट्टी केस ले लें, और जैसे ही पीपल्स पार्टी के जजेस भर्ती किया करते थे, वो जजेस रहने नहीं दिया करते थे। अगर रिकॉर्ड की बातें पूछते हैं, और वही जजेस जो फायदा देते रहे, आप उठाकर तो देख ले, तारीख आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी के जजेस ने कितना का एडवांटेज दिया जो उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे। जो नवाज शरीफ की तारीख अगर आप छेड़ेंगे ना इसको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए उनके लिए, और अब मसाइल क्या पैदा हुए हैं, अब उस तरह जजेस जो है ना, वो जो अपना मोस्ट फेवरेट चाइल्ड और ये बातों को होती कहां से कहां तक चलेगी। अजहर साहब, ये तो फिर नॉन स्टार्टर है। अभी हमने देखा कि ये जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर अब ये बहुत सारे लोग हमने देखा जिनको आप नीम सरकारी मौक़िफ़ कह सकते हैं। कुछ फेमस ट्विटर हैंडल्स हैं माशाल्लाह, उनको तमगा इम्तियाज़ वगैरह भी मिला हुआ है। वो ये बताते हैं कि इनको हायर किसने किया था, इनकी तैनाती इन 6 जजेस की किस दौर में हुई थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो कहते हैं कि ये पार्टीबाजी हो रही है। मैं आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ है, पूरी लॉयर कम्युनिटी से सूल है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की जो तादाद है, इंटेलिजेंट, यानी जो एक करीम बैठी हुई है ना, मेरिट के ऊपर भी अगर आप देखें कि जहां यानी मुझे बता दें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ जरूर दी है नवाज शरीफ खानदान को या इमरान खान के हवाले से, जो हालात हम देखते हैं, वरना ये जजेस सारे हैं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं देखी। अजहर सिद्दीक जाता है या आम बंदा जाता है, रिलीफ उन्होंने बराबर देना है, मैंने वहां नहीं देखा। बाकी हाईकोर्ट में मैं सही अजहर साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। जहांगीर जदून साहब, मुझे बताइएगा, जुडिशियल कन्वेंशन जो है वो मांगा था खत लिखकर इन 6 जजेस ने, और गाइडेंस मांगी थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कि हमें बताएं ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, और हमारे फेलो जजेस जिनको ये मालूम हो कि हम पे ये बीत रही है उनको क्या करना चाहिए। उस बॉडी से पूछा जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को देखती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी देखती है। अब जो फुल कोर्ट है वो इस सारे मामले को सुनेगा। इसका मतलब ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं वो जो मांग रहे थे वो तो नहीं मिल रहा। ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, देखें, जो जुडिशियल कन्वेंशन की बात है वो को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तो मैंडेट नहीं है जुडिशियल कन्वेंशन बुलाना। वो तो कोई भी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला ले, अजहर सिद्दीक साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें वो बुला लें, किसी जगह पेशावर हाई कोर्ट बुला लें। वो तो हाई कोर्ट कोई भी इंडिपेंडेंट है, तमाम जितनी 4-5 हाई कोर्ट उनके जजेस को बुला के मामला डिस्कस कर लें, कन्वेंशन बुला लें। सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाना चाहती है वो भी बुला सकती है, वो तो कोई पाबंदी नहीं है। वो तो जजेस का कन्वेंशन है, जजेस आपस में डिस्कशन करनी है कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, हमें भी ये प्रॉब्लम है, इसका कोई वे आउट क्या है। अब देखें ना, बात आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, उन्होंने कहा है जी इसका हमें तदारुक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि अब क्या आपके पास सोल्यूशन क्या है। अगर जजेस ने कहा जी हमने इससे 1 साल 1.5 साल पहले का मामला है, उमरता बंदयाल साहब को ये मिल के आए, इन्होंने कहा जी ये काम हो रहा है, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उमरता बंदयाल साहब ने कोई कोर्ट मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं बुलाई है, कोई प्यूनी जज जो सबसे सीनियर जज थे उससे कोई मशवरा नहीं किया, उसको तो बेंच पे नहीं बिठाया उमरता बंदयाल साहब, मशवरा करने की दूर की बात है। फिर उसके बाद देखिए इन जजेस ने कहा जी अब हम थक चुके हैं, हमें कोई वे आउट बताएं कि हम क्या करें, कल को हम कोई ऐसा एक्शन करते हैं वो मिसकंडक्ट में ना आया। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का उन्होंने ये पूछा है, तो फिर अब उन्होंने ये रियलाइज करे कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो एक ट्राइब्यूनल है, एग्जेक्टिव उस पर इंक्वायरी साइड पे, तो वो जो 184(3) करवाई है उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। अब ये मामलात जो हैं, अब ये आज उधर ये सवाल उठा हुआ है कि अगर कोई जज जो है, पहले तो उनके पास कंटेम्प्ट की पावर है, वो एक्सरसाइज कर सकते थे। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कंटेम्प्ट की पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज की, ताकि पता चलता है कि आप देखना जज इतना ही बेबस नहीं होता। हाई कोर्ट का अजहर सिद्दीकी साहब सुन रहे हैं, हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इतना बेबस नहीं होता जितना वो अपने आप को आजकल समझ रहे हैं। अगर एक बंदा आपको तंग करता है, जाए ना कोई वकील तंग करे जज को, मैं देखता हूँ किस तरह वकील तंग करता है, वो फौरन जो है उसको कोर्ट के अंदर ही कह देंगे कि हाँ आपने मुझे क्यों अप्रोच किया है। तो उन्होंने कहा जी वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं, आप नहीं एक्सरसाइज करते, आपने जस्टिस जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक उसको भी कह दिया है, उसने भी कार्रवाई नहीं की है, तो इससे आगे फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तजवीज़ दें। अटॉर्नी जनरल को भी कहा है और जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बाहर का उसको भी कहा है जी आप हमें आगे कोई इन राइटिंग दे, हमारे माइंड में भी है, वी हैव इन माइंड कि हमें क्या करना है, लेकिन आप भी हमें कोई तजवीज़ दें। तो जिस तरह अभी अजहर सिद्दीकी ने 2 तजवीज़ें दी हैं, मेरा
बाकी जो उन्होंने सियासी तकरीर की है उससे शायद मैं ना इत्तफाक करूँ, लेकिन जो दो इनके पॉइंट है मेरे ज़हन में भी हैं, ये बड़े ठीक पॉइंट है। नंबर 1 कि अगर जो जजेस जो है, जुडिशरी जो है, वो अपनी जो है बजाय पुलिस के, देखिए पुलिस भी बेबस होती है, वो भी किसी और के कंट्रोल के तहत काम कर रही होती है, तो वो अगर इनकी अपनी कोई ऐसी फोर्स हो स्पेशल जो सिर्फ उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, बजट, हर चीज़ जो है वो उसी रेलिवेंट हाई कोर्ट के अंदर हो, तो फिर मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ सकता है। अदरवाइज तो उन्होंने झंडे लगाए हुए हैं, प्रोटोकॉल के लिए पुलिस वाले रखे हुए हैं, वही पुलिस वाले जाकर उन्हें घरों में कैमरे लगा देते हैं। अब वो कहते हैं जी कैमरे कौन लगाया है, तो ये देखे ना इस तरह एक मामला। दूसरा ये है कि बेंच, बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कमेटी बनी हुई है कि जी जज जो है एक केस को इंपॉर्टेंट नोयत का आता है या उस पर मशवरा करते हैं, तो इस तरह हाई कोर्ट के अंदर भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होना चाहिए, ताकि कोई चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से जो है ना कोई इंपॉर्टेंट केस जो है वो अपनी मर्जी के बेंच पे ना लगा सके, बल्कि मेरिट पे लगा सके। चलें अजहर सिद्दीक साहब, आपके लिए तमानियत की बात है। देखें जहांगीर जदून साहब ने आपकी कम से कम 2 सजेशंस ऐसी हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि आप सियासी तकरीर जो है उससे मैं एग्री नहीं करता। अदील, मुझे ये बताएं कि 29 अप्रैल क्या कंपोजिशन होने जा रही है? ये तमाम जजेस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के हैं, ये सब बैठेंगे या अवेलेबल जजेस जो हैं उनकी बात हो रही है? सर, अवेलेबल जजेस पर मुश्तमिल तो 7 रुकनी लार्जर बेंच आज बैठा था, क्योंकि प्रिंसिपल सीट पर आज 7 ही जजेस दस्तियाब थे। जैसा कि जदून साहब ने भी कहा कि 2 बेंचेस सिंध में हैं, कराची में, और एक बेंच लाहौर में है, जिस वजह से फुल कोर्ट नहीं बन सका। और चीफ जस्टिस ने आज ये जो तारीख दी है 29 अप्रैल की, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अब फुल कोर्ट ही बनेगा। अदरवाइज़ ईद के आइंदा जो अगला हफ्ता था उस पर भी ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता था, मगर क्योंकि ईद के बाद जो अगला हफ्ता होगा उसमें भी ये जजेस साहिबान, इनके जो बेंचेस हैं वो उन्हीं रजिस्ट्रीज़ में होंगे। जब ये वहाँ से वापस आएंगे उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस दस्तियाब होंगे और इन तमाम जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट इवेंचुअली इस मामले को टेकअप करेगा। तो ये अब मामला जो है किसी न किसी तरफ ज़रूर जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो एक मुतालबा था जो सोशल मीडिया पर बार बार किया जा रहा है, वकला कर रहे हैं, तमाम ही जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो ये बात कर रहे थे कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान एक कमरा अदालत में बैठ कर इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल करें। तो अब कम से कम हम उस तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये फैसला किया है कि फुल कोर्ट बैठेगी, तमाम जजेस बैठ कर इस मामले को डिसाइड करेंगे। तो लेट्स होप इसमें कुछ पॉजिटिव निकलेगा। और अब एक और आज की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के तौर पर यह हुक्म दिया है कि हुकूमत या जो इंतज़ामिया है वो अदालती मामलात में मुदाखलत बंद करे, और उसके साथ उन्हें अब तमाम तर जो फ़रीक़ैन हैं, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अटॉर्नी जनरल, उनसे रिटर्न सबमिशंस या आप कह सकते हैं तहरीरी मारूज़ात उनसे मांगी हैं, तजावीज़ मांगी हैं कि अब इन प्रोसीडिंग्स को आगे कैसे लेकर चला जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह ज़रूर कहा है कि हमारे अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने आगे लेकर चलना है, मगर आप भी हमारी इसमें मुआवनत करें और हम इसको फिर डिसाइड करेंगे। एक बात बड़ी अहम है जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कही है एक मौके पर, जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं, मगर उनको इम्पावर हम ज़रूर कर सकते हैं। सही। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और बहुत अहम बात की है, ब्रेक के वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते, तो जो असल मामला है क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? मेरे इस पैनल में मौजूद लोगों का इस सारे मामले पे क्या ख्याल है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने कहा कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही है। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। आप बताएं ये क्या हो रहा है? क्या वाकई ये जो सब कुछ हमारे सामने नजर आई है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? देखिए, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है, बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसमें क्या डाउट है? इसमें तो दूसरी दो राय है ही नहीं। और अदालत भी मुलव्विस है। देखिए, मैं एक बताऊं आपको, ईसा नकवी साहब, इमरान खान साहब को भी अंदाजा है इस बात का, और इस सारे प्रोसेस के अंदर वो, और अब जो बाहर आए इमरान खान साहब, जो बाहर आएंगे बहुत डिफरेंट इमरान खान देखेंगे आप, ये मैं बता दूं आपको, उन्हें अंदाजा हो गया हुआ है। और वो अब सियासी, देखिए सियासी सोच जो है ना वो पनपने नहीं दी गई, तरीकाकार क्या होता है। बाहर आएंगे खान साहब, मतलब उनकी सजाएं हैं खत्म हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी। ना मैं तो देखिए ये सारी पॉलिटिकल सियासी, सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है।
इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। कोई केस एक ऐसा नहीं है जो मेरिट के ऊपर है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ही मैं तो पेश होता रहा हूं, मैं तो उस केस के अंदर सस्ता तोशाखाना के केस के सही। अंदर वक्त मेरे पास बहुत कम है। जहांगीर जदून साहब, सारे सियासी केसेस हैं, तमाम की तमाम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये अजहर सिद्दीक साहब जैसे कह रहे हैं? नहीं, अब ये केसेस आपको आइडेंटिफाई और बाइफरकेट करने पड़ेगी ना। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो 76 साल से हो रही है, अब भी हो रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसमें तो उनकी बात ठीक है, अगर आंखें बंद कर लें तो अलग बात है। वो ये बताएं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस वक्त नहीं हुई, वो बात बताएं। होने वाली तो खत्म होनी चाहिए, होती रही है जहांगीर जदून साहब, हम सब कहें ये जब खत्म होना चाहिए। ये बिल्कुल ये बात ठीक है। ये तो बिल्कुल हम तो कहते हैं बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको आपस में मिलकर डायलॉग करना चाहिए, वो एक दूसरे के दुश्मन ना बने। जब वो कंधा देते रहेंगे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हो सकती, अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। जब पॉलिटिशियन खुद इंजीनियरिंग को कंधा देंगे, अब इंजीनियरिंग कौन करता है, अजहर सिद्दीकी साहब बता सकते हैं ना, इनको ज़्यादा पता है मुझसे कि किस तरह होती है। वो तो आपको भी पता है और मेरा तो छोड़े ना, वो तो आपको भी पता है। मैं तो 5 जून से कहता हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मैं आज आपको एक और खबर दे दूं, आज से 5 साल पहले नवाज शरीफ के किसी हवाले से राब्ता हुआ था, उन्होंने एक सजेशन दी थी और वो अब एहसास हो रहा है वो सजेशन ठीक थी। बस फिर आप नवाज शरीफ की सजेशन पे आप अमल करें और इमरान खान को भी। ये 8 फरवरी से पहले करने वाले काम थे, 8 फरवरी के बाद जो है वो कोई इसकी गुंजाइश है? 8 फरवरी का फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। देखें अब ज्यादा फंस गए हैं। अब वो काम हर वक्त बंदा करके आगे जो है करेक्टिव मेजर ले सकता है। चलिए आगे अभी तक अगर इंजीनियरिंग हो रही है तो कल तो ना होना, आइंदा आने वाले वक्त में तो ना होना। ये हमारा आवाम का फायदा है इसमें। सही। वक्त बहुत कम रह गया। अदील सरफराज, व्हाट्स योर टेक? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यस और नो? सर हम तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं कर सकते बीइंग जर्नलिस्ट, मगर एक चीज़ है कि हम आज जजेस साहिबान की जो बातें हैं उनसे हमें ये तासुर ज़रूर मिला है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि आज भी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो अदालती सतह पर हो रही है। गो कि हमने ख़ुद भी अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखें तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, आज भी काफ़ी कुछ हो रहा है। और इस ज़िमन में आज जो आपने ऑब्जर्वेशन अभी बताई जस्टिस मंसूर अली शाह की, उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि अब हमें इस मौके के ऊपर शतरमुर्ग की तरह अपना जो सर है वो रेत में दबा कर नहीं बैठना, हमें तमाम चीज़ों को देखना है और उन्हें एड्रेस करना है। और लेट्स होप के सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेती है और उन्हें एड्रेस भी करती है। सही। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत बहुत अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब, जहांगीर जदून साहब। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है इसके ऊपर एक कबूतर जो है वो मियाँ साहब ने आकर अपने हाथ पर बैठाया था। अब वो कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली नहीं भाग जाती, उसको नज़र आना बंद हो जाती है। हम सबको भी अब आंखें खोलकर इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने की, देखने की ज़रूरत है। और यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत गालिबन वो दरवाज़ा है जहाँ से इस सारे मामले पर ना सिर्फ रहनुमाई मिल सकती है, बल्कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये जो सियासी मारा मारी है, इसके ऊपर अगर कोई फुल स्टॉप और साई ऑफ रिलीफ फराहम कर सकता है तो वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।